बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 या इनकम टैक्स लॉ एप्लीकेबल इन पाकिस्तान बेसिकली एक टैक्स लॉ है जो कि इंग्लिश में ड्राफ्टेड है। अब जब ये लॉ ड्राफ्ट किया गया है इंग्लिश में, तो इसमें बहुत सारे लफ्ज इंग्लिश के इस्तेमाल किए गए, बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को यूज किया गया है। जब हम बात करते हैं ना लॉ की इंटरप्रिटेशन की, तो लॉ में एक एक लफ्ज की इंटरप्रिटेशन एक अहमियत रखती है। इसकी वजह से आपकी टैक्स ट्रीटमेंट, इसकी वजह से आपकी टैक्स की इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है। तो अब यहाँ पे सवाल ये क्रिएट होता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में डिफरेंट अंग्रेजी के जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, उन एक एक वर्ड को हमने क्या मीनिंग देना है, उन एक एक वर्ड को हमने किस तरह से रीड करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है। कोई भी लफ्ज जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस्तेमाल हो रहा है इंग्लिश का, उसकी मीनिंग या उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। डिफरेंट टर्म्स के हवाले से आपने अगर मीनिंग आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि जिस टर्म को आप डिफाइन करना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो, इंटरप्रेट करना चाहते हो, क्या वो टर्म इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है, क्या वो टर्म्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड नहीं है। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक टैक्स लॉ है, ये कोई डिक्शनरी नहीं है जो कि इंग्लिश के सारे लफ्ज को डिफाइन करे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ सेक्शंस हैं जिसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस्तेमाल हुई है, उनकी डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं दी हुई। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं उन टर्म्स की जिनको इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं किया गया। वो टर्म्स या वो लफ्ज या वो टर्मिनोलॉजीज जो कि इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं की गई, उन अल्फाजों का मतलब वही लिया जाएगा जो कि कॉमन डिक्शनरी मीनिंग है। यानी उन अल्फाजों को बिल्कुल वैसे ही रीड और इंटरप्रेट किया जाएगा जैसे हम अपनी कॉमन लाइफ में उस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई द कॉमन डिक्शनरी एंड यूज द मीनिंग गिवन इन द कॉमन डिक्शनरी। फिर इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो कि टेक्स्ट लॉ में डिफाइन नहीं है, लेकिन पास में उनके ऊपर कोई ना कोई इंटरप्रिटेशनल इशू अराइज हुआ, तो आपकी कोर्ट ऑफ लॉ ने, आपकी हाई कोर्ट ने, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, आपके अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उनको डिफाइन करा है। तो हम उन सारी टर्म्स को जो कि इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं है, उनकी मीनिंग के लिए हम पहले कॉमन डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे। और अगर उस टर्म को किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने अपने डिसीजन में, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अपने किसी डिसीजन में इंटरप्रेट किया, डिफाइन किया है, तो हम कोर्ट ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशंस को भी देख रहे होंगे। ये मैं उन टर्म्स के हवाले से बात कर रहा हूं जो कि आपके टैक्स लॉ में डिफाइंड नहीं है। फिर हम बात करते हैं उन टर्म्स के हवाले से जो कि हमारे टैक्स लॉ में किसी ना किसी जगह डिफाइन हुए हैं। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमारे पास नंबर ऑफ सेक्शंस आ रहे हैं और हर सेक्शन का कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस है। कोई चार्जेबिलिटी के सेक्शन है, कोई विदहोल्डिंग के सेक्शन है, और डिफरेंट तरह की चीजों के लिए हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंट तरह के सेक्शन मौजूद है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 का टाइटल ही डेफिनेशन है। सेक्शन 2 का टाइटल ही डेफिनेशन है। और सेक्शन 2 में बहुत सारी टर्म्स को डिफाइन किया गया है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाकी सारे जो सेक्शंस हैं, यानी कि सेक्शन 2 के अलावा जो सेक्शंस हैं, इन सारे सेक्शंस में भी कुछ जगहों पर डिफरेंट टर्म्स की या डिफरेंट लफ्ज की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। अब कौन सी डेफिनेशन किस वक्त अप्लाई करनी है उसके वाले से हम डिस्कशन करते हैं। वो सारे अंग्रेजी के लफ्ज, वो सारे वर्ड जो कि इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 2 में डिफाइन किए गए, ये डेफिनेशंस फॉर द पर्पस ऑफ इंटायर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होगी। ये डेफिनेशंस फॉर द पर्पस ऑफ इंटायर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होगी। फॉर एग्जांपल, टैक्स का लफ्ज सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, इनकम का लफ्ज सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। तो वो लफ्ज जो कि सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन किए गए, ये डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंटायर ऑर्डिनेंस है। यानी पूरे टैक्स लॉ में जहां जहां टैक्स का लफ्ज इस्तेमाल होगा, हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन को रेफर करेंगे। पूरे टैक्स लॉ में जहां जहां इनकम का लफ्ज इस्तेमाल होगा, हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन को रेफर कर रहे होंगे। तो वो सारी डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 में प्रोवाइडेड है, उन डेफिनेशन की एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंटायर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। इसके अलावा कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो कि सेक्शन 2 में डिफाइंड नहीं है, बल्कि रेलिवेंट सेक्शंस में डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, टर्नओवर का लफ्ज सेक्शन 153 में डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, रेंट का लफ्ज सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। अगर किसी लफ्ज की, अगर किसी टर्म की डेफिनेशन किसी रिस्पेक्टिव सेक्शन में दी गई है, तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दैट स्पेसिफिक सेक्शन है। यानी कि अगर टर्नओवर के लफ्ज को सेक्शन 153 में डिफाइन किया गया है, तो वो टर्नओवर की डेफिनेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 153 है, फॉर द पर्पस ऑफ इंटायर ऑर्डिनेंस नहीं है। इसी तरीके से अगर रेंट की डेफिनेशन सेक्शन 15 में दी हुई है, तो रेंट की डेफिनेशन का मतलब फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 15 है। पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए वो डेफिनेशन अडॉप्ट या फॉलो नहीं की जा रही होगी। तो सबसे पहले, अगर कोई लफ्ज इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं है, आप कॉमन डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या अपीलेट ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन को देखोगे। अगर कोई चीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है, कोई लफ्ज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है, तो आप देखोगे उसकी डेफिनेशन की प्लेसमेंट क्या है।
अगर तो वो सेक्शन 2 में डिफाइंड है, यानी कि वो डेफिनेशन पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए रेलिवेंट है। और अगर वो लफ्ज सेक्शन 2 के अलावा किसी सेक्शन में डिफाइंड है, यानी कि वो डेफिनेशन सिर्फ उस सेक्शन की हद तक रिस्ट्रिक्ट है, ऑर्डिनेंस के बाकी सेक्शन में हम वो डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जितनी डेफिनेशंस प्रोवाइडेड है ना, उनको भी अगर हम कैटेगराइज करें ना, तो हमारे पास डेफिनेशन 3 वे में कैटेगराइज हो सकती है। वन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, सेकंड इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेफिनेशन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड हाइब्रिड डेफिनेशन। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 में या सेक्शन 2 के अलावा बाकी सेक्शंस में अगर कोई लफ्ज डिफाइन किया गया है, तो इनकी डेफिनेशन की 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स होंगी। डेफिनेशन एक्सक्लूसिव हो सकती है, इंक्लूसिव हो सकती है, हाइब्रिड हो सकती है। अब एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव या हाइब्रिड डेफिनेशन क्या होता है और उसको हमने कैसे रीड करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। अगर एक डेफिनेशन मींस के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, अगर एक डेफिनेशन मींस के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दैट स्टार्ट विद मींस। अगर कोई लफ्ज मीन के लफ्ज से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई डेफिनेशन मींस के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के केस में हम उस लफ्ज के कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को इग्नोर कर देंगे, हम उस लफ्ज के कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि लॉ मेकर ने जो डेफिनेशन प्रोवाइड की है, वही डेफिनेशन उस टर्म के लिए इस्तेमाल की जा रही होगी। तो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट विद मीन्स एंड एक्सक्लूड द कॉमन डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म। अगर किसी चीज की डेफिनेशन, अगर किसी वर्ड की डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स की डेफिनेशन है टेक्स मीन्स, तो अब मैं ये नहीं देखूंगा कि कॉमन लाइफ में, कॉमन डिक्शनरी में टैक्स का क्या मतलब है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने टैक्स की जो डेफिनेशन प्रोवाइड की है, वही डेफिनेशन हम फॉलो कर रहे होंगे। इसके बाद सेकंड है हमारे पास इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है वो डेफिनेशन जो कि इंक्लूड्स के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, दैट स्टार्ट विद इंक्लूड्स। अगर एक डेफिनेशन इंक्लूड्स के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, यानी कि वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन के केस में आपने कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को भी अडॉप्ट करना है, कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को भी फॉलो करना है, और लॉ मेकर ने इंक्लूड के साथ जो जो बातें उस लफ्ज में इंक्लूड की है, वो चीजें भी आप डेफिनेशन का पार्ट बना रहे होंगे। अगर एक डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो हम इस लफ्ज के कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को भी देखेंगे, और लॉ मेकर ने जो चीजें उस डेफिनेशन में इंक्लूड की, वो चीजें भी उस डेफिनेशन का पार्ट कंसिडर की जाएगी। तो कहता है दैट स्टार्ट विद इंक्लूड्स एंड रिटेन द कॉमन डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म, बट ऑल्सो मेक सर्टेन एडिशन और डिलीशन इन इट। अगर एक डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो वो इंक्लूड से स्टार्ट होगी, कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को भी फॉलो करेंगे और लॉ की इंक्लूजन को भी कवर करेंगे। तीसरी कैटेगरी हमारे पास हाइब्रिड डेफिनेशन। हाइब्रिड डेफिनेशन वो डेफिनेशन होंगी जो कि मीन्स के लफ्ज से स्टार्ट होगी और आगे जाकर इंक्लूड का लफ्ज भी शामिल करेगी। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रेंट की डेफिनेशन एक हाइब्रिड डेफिनेशन है। कहता है रेंट मीन्स एक बात लिखी है, एंड इंक्लूड्स दो बातें लिखी है। अगर एक डेफिनेशन हाइब्रिड डेफिनेशन है, तो ये पता कैसे चलेगा कि उसमें मीन का लफ्ज भी आ रहा होगा, उसमें इंक्लूड्स का लफ्ज भी आ रहा होगा। हाइब्रिड डेफिनेशन के केस में भी आपने कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को नहीं देखना, आपने कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को सिंपली इग्नोर कर देना है। लॉ मेकर ने जो हाइब्रिड डेफिनेशन प्रोवाइड की है, बस वही डेफिनेशन उस टर्म का मतलब समझा जाएगा। कहता है दैट स्टार्ट विद मीन्स बट देन गोज ऑन टू यूज इंक्लूड्स टू इंक्लूड सर्टेन स्पेसिफिक केसेस इन द डेफिनेशन। हाइब्रिड डेफिनेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, यानी कि हाइब्रिड डेफिनेशन में भी हम कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को नहीं देखेंगे, बस लॉ की डेफिनेशन को ही देख रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में बस हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस्तेमाल होगी, उनकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना है, ये डिस्कशन किया है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।